समेत घाट पे स्थित एक बहुत ही वर्चुअल म्यूज़ियम जो कई साल पहले हम लोग आए थे तो बहुत रूडिमेंट्री फॉर्म में था, सिर्फ एक ऑब्जर्वेटरी थी, लेकिन अभी ये काफ़ी खूबसूरत ये व्यू दिख रहा है हम लोगों को। बनारस में कुछ ऐसा जो कि घाट्स पे आपको साइंस से डायरेक्ट जोड़ता है। यहाँ पे भोलेनाथ का एक एलईडी से बना हुआ एक पिक्चर है और फिर हम एंट्री कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे काशी परिचय है, इसमें वॉल्यूम तो नहीं है लेकिन ये कंटिन्यूसली इस पे ये चल रही है ये वीडियोस। अब देखते हैं इस वीडियोस में क्या दिखा रहा है, 1194 एडी में क्या हो रहा है, तो द मुस्लिम पीरियड इट वाज। और यहाँ इस समय पे वाराणसी का क्या स्टेज था। सो हियर वी कैन सिट एंड ऑब्जर्व। देखिए किस तरीके से घड़े को सब चीज़ मतलब गिरा दिया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम पीरियड था। वॉल्यूम करेंगे क्या? ओके, ही इज़ मेकिंग वॉल्यूम। मम्मी आ जाओ। तो हम लोग इस ऑब्जर्वेटरी को पूरे अच्छे से ध्यान देख रहे हैं क्या हो रहा है इसमें। ये पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, इस मान मंदिर में आपका अभिनंदन। आमेर के राजा मान सिंह ने ये मान मंदिर शहंशाह अकबर के वक्त सन 1600 में करवाया था और वो तो अभी कल ही की बात है, क्योंकि बनारस की कहानी, काशी की कथा, इस विश्वनाथ नगर की गाथा बहुत बहुत पुरानी है, इतिहास से भी पुरानी है। तो कहां से शुरू करें? आइए शुरू से शुरू करते हैं। कहते हैं कभी इस काशी में न मंदिर थे, न शहर, न शिव और न गंगा। यहां एक पावन वन था जिसे सुर नर मुनि सब कहते थे आनंद का। उस समय केवल फूल, शबर, भीम, भर, निषाद आदि मूल निवासी यहाँ के वनों में विचरण करते थे और नदियों झीलों पर तैरते। वरुणा किनारे बसी वनों के दरख्तों से भरी बस्ती का नाम वाराणसी कहलाता है। उषा काल में इस बस्ती पर सूरज का ऐसा सुंदर प्रकाश पड़ता कि इसका दूसरा नाम काशी यानी रोशनी का शहर काशी पड़ गया। माना जाता है कि कैलाश के हिमालय में वास करने वाले शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती से विवाह के बाद यहीं घर बसा गए और स्वयं गृहस्थी में बनकर अविमुक्तेश्वर कहलाने लगे। अब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। फिर इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ के तप से जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। तब से शिव, काशी और गंगा एक दूसरे से अभिन्न हो गए। इतिहास की बात करें तो हजारों साल पहले की बस्तियों और तटबंधों के अवशेष आज भी राजघाट के पास ही मिलते हैं। ये सूर्य की रोशनी हम लोग नहीं देख पाए ना। जैन ग्रंथों के अनुसार ईसा से 800 साल पूर्व यही जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने जन्म लिया था। बौद्ध पीठिकाएं और जातक कथाएं कहती कि आज से 2500 साल पहले इसी पट्टन या ऋषि पट्टन के मृगदाव में प्रबुद्ध गौतम बुद्ध ने संसार को अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बुद्ध के अनुयायी मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व उसी स्थान सारनाथ में धमेक स्तूप की स्थापना की और अशोक स्तंभ और नाथ का निर्माण किया। गुप्त सम्राटों के समय काशी में फिर शैव धर्म का प्रभाव बढ़ा
और कंधे पर शिवलिंग धारण करने वाले भार शिवों का उदय हुआ। उन्हीं भार शिव भक्तों ने 10 अश्वमेध यज्ञ करके जहां स्नान किया, उसी घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा। उसी समय सुदूर चीन से बुद्ध का अनुयायी फाहियान वाराणसी और ऋषिपत्तन आए और उसके 2 सदी बाद वो इंसान नवी सदी में दूर दक्षिण से आए शंकराचार्य ने काशी में ही शंकर दिग्विजय की नींव रखी और पूरे भारत को अपने ब्रह्म सूत्र से गूंथ लिया। 12वीं सदी में गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र के शासनकाल में काशी में व्यापार, कला और ज्ञानार्जन के क्षेत्र में कमाल की तरक्की हुई। गंगा के जलमार्ग से होने वाले व्यापार ने इसे मध्य युग का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र बना दिया था। ऐसे फलते फूलते शहर को नजर लगना लाजमी है। 12वीं सदी के अंत में बनारस पर मोहम्मद गौरी और उनके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया। फिर सिकंदर लोधी की हुकूमत के वक्त काशी के तमाम मंदिरों का ध्वंस कर दिया। तभी यहां पैदा हुई एक ऐसी भक्ति जिसे मिटाना गिराना नामुमकिन था। संत कबीर की वाणी से फूट निकली एक ऐसी भक्ति धारा जिसमें नहाने कभी गुरु नानक देव काशी आए, तो कभी भक्त सूरदास, तो कभी चैतन्य महाप्रभु, कभी संत कभी एकनाथ, तो कभी मीरा। उसी समय असीगंध के तीर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस रचकर संस्कृत में लिखी रामायण को घर घर पहुंचा दिया। तारक शिवों ने तो यही 150 पंडितों से तमाम उपनिषदों को समझा और उनका फारसी में तर्जुमा किया। मगर जब उसका छोटा भाई औरंगजेब आगरा की गद्दी पर बैठा, तो उसने काशी के प्राचीन मंदिरों को तोड़ने का हुक्म जारी किया। किंतु मुगल साम्राज्य जल्द ही बिखरने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व पूरे हिंदुस्तान पर छा गया। सन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनारस को बाकायदा कंपनी का हिस्सा बनाया, पर अंग्रेजों का चढ़ता सूरज भी काशी के चंद्रमा की चमक फीकी नहीं कर पाया। जयपुर के सवारी जयसिंह ने वेदशाला बनाई और काशी राजा ने रामनगर में शाही किले का निर्माण कराया। कुछ दूरी विद्वान अंग्रेजों ने भी बनारस को बढ़ाने में अपना हाथ बढ़ाया। जेम्स प्रिंसेप ने बनारस का पहला सही मानचित्र, जनगणना, कर्मनाशा नदी पर सेतु और बनारस के दर्जनों ऐसे सचल सजीव रेखा चित्र भी बनाए कि लगता है अभी चल रहे हैं। अंग्रेज राज सुख साजरियो सब भारी, वैधन विदेश चलो जात ये भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इस बात से राष्ट्रीय चेतना की बहुत सारे राइटर्स समझ रहे हो, काफी पब्लिकेशंस होती हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा को एक नया आयाम और सम्मान दिया। स्वाभाविक था कि नई हिंदी के तमाम साहित्यकार, कथाकार, नाटककार सब बनारस ही हुए। संगीत और कला का भी केंद्र रहा है काशी।
संगीत के 4 अंग और कथक का ढंग, काशी का रंग सब पर चढ़कर बोलता है। 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन के यहाँ मुखिया थे महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। महात्मा गांधी भी 12 बार काशी आए और 1937 में उन्होंने अनोखे भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया। गंगा यहाँ केवल नदी नहीं, कहते हैं यहाँ टीवर नहीं चल इस रहा महान शमशान में दाह होने और गंगा में प्रवाहित होने से मोक्ष मिल जाता है। काश्याम हिमरणम मुक्ति। आपका विश्वास जो भी है, धर्म कोई भी, और पासपोर्ट का रंग कैसा है, बनारस आपको एक ऐसे तिलिस्म में जकड़ लेता है जिससे आप कभी निकल नहीं पाते। किसी ने कहा है ना, यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है, बूंद बूंद में गंगा, पग पग में तीर्थ, दृश्य दृश्य में दर्शन, कण कण में काशी है और रस रस बनारस। सो ये हमारा पूरा का पूरा एंड हुआ। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कैसा है।